बातें फिर बढ़ते हैं अपन आके। हमें ये बताइए कि अगर ऐसा हो कि किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? फिर से बोलो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली, अगर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो भी ऑप्टिकली, अगर कोई भी सिमेट्री है तो भी ऑप्टिकली। मतलब अगर कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री होगी तो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बात सही है? चलो बाइफेनिल का केस एक बार याद दिलाओ। बाइफेनिल, ये दो रिंग जुड़ी हैं आपस में सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना। एक ऑर्थो पे ये ग्रुप लगा, एक ऑर्थो पे ये लगा, इधर ऑर्थो पे ये लगा, इधर ऑर्थो पे ये लगा, ठीक है। दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। अब ये बताओ, ऊपर F, ऊपर F, इस वाले रिंग में कौन लगा? F। यहाँ कौन? F। यहाँ Cl, यहाँ Cl। बताओ एक्टिव या इनएक्टिव? फिर से बोलो। पक्का? क्योंकि एटम कैसा है? सिंगल। अच्छा, अब ऊपर F, ऊपर F, नीचे NO2, नीचे NO2, एक्टिव या इनएक्टिव? फिर से बोलो। क्योंकि एक ग्रुप कैसा हो गया? बड़ा, बल्कि, तो रिंग अपना प्लेन चेंज करेगी ड्यू टू द रिपल्सन, ड्यू टू द रिपल्सन। तो रिंग जब अपना प्लेन चेंज कर लेगी तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंफर्म एग्जिस्ट करेगी क्या? ऑप्टिकली एक्टिविटी। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, अब ये बताओ, एक नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक नहीं, नॉन साइक्लिक, बात समझना। नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, स्ट्रेट है, नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, स्ट्रेट है, ब्रांच है, जो भी है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। उस नॉन साइक्लिक कंपाउंड में एक भी कायरल कार्बन नहीं है, एक भी कायरल सेंटर नहीं है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? फिर से बोलो। फिर से बोलो। नॉन साइक्लिक में कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, नॉन साइक्लिक में कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या चेक कर लो? कायरल सेंटर। अगर एक भी कायरल सेंटर नहीं है तो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराएगा या नहीं कराएगा? फिर से बोलो। पक्की बात क्या? अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो रोटेट नहीं कराएगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो रोटेट कराएगा, ऑप्टिकली एक्टिव है तो रोटेट कराएगा। ठीक बात। हम लोगों ने सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना सीखा था। एक कंपाउंड अपन यहाँ बना रहे हैं, जरा देख के बताना, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? देखो आराम से। चलो बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ है कि नहीं है? नहीं है, ना तो इधर से, ना तो इधर से, ना तो कहीं से। ठीक बात। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? किसी भी हाल में नहीं है। एक बात और दिमाग में रखना, ऑड कार्बन की रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कभी करेगी ही नहीं। ऑड कार्बन की रिंग का मतलब हो गया
3 की, 5 की, 7 की, 9 की, 11 की, 8 कार्बन की रिंग में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटर लोगे आप तो सेंटर ही आएगा। अब यहां से इस डिस्टेंस पे तो CH2 है और नीचे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। अगर ऑड कार्बन की रिंग है तो किसी भी हालत में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फिर ये बताओ जरा, ये कंपाउंड है अपने पास, जब है, चल बता, पहले बताओ POS प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? हाँ, चलो यहां से काटा, फोल्ड किया, नहीं है। यहां से काटा, फोल्ड किया, नहीं है। अब क्या देखें? सेंटर ऑफ सिमेट्री। चल ये सेंटर बता, कौन? CH2, कौन? CH2, Cl, Cl, O, O, F, F, CH, C और C। क्या है? क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्या सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन जाने पर सेम डिस्टेंस पे सेम लोग मिले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन जाने पर सेम डिस्टेंस पे सेम लोग मिले, C अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और आगे जितनी डिस्टेंस पे Cl उतनी ही डिस्टेंस पे इधर वाला Cl। इधर सेंटर से इधर गए ऑक्सीजन, उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट गए, फिर से ऑक्सीजन और आगे गए फ्लोरीन और आगे गए फ्लोरीन। सेंटर से दो अपोजिट डायरेक्शन कहीं भी जाने पर, इधर कहीं भी जाने पर अपोजिट डायरेक्शन पे सेम डिस्टेंस पे सेम एटम या सेम मॉलिक्यूल मिले तो क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कराएगा। चलो एक बार खटाखट फिर से सारी बातें रिवाइज कराओ, फिर आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगर कंपाउंड, देखो भेजे का भ्रम हटाना, जो भेजे में भ्रम होता है ना उस भ्रम को हटाना। अगर कंपाउंड नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है, ओपन कंपाउंड है, बस सबसे पहला काम क्या चेक करो? कायरल कार्बन कंपल्सरी है। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो कंपाउंड पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कायरल कार्बन है तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। हो सकता है गेट नंबर 1 उसने पार कर लिया, हाँ ना बोल बे। अब गेट नंबर 2 पे क्या चेक करना है कि कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये बात हम सिर्फ किसके लिए बोल रहे हैं? नॉन साइक्लिक कंपाउंड। किसके लिए? नॉन साइक्लिक कंपाउंड। कि नॉन साइक्लिक कंपाउंड में कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। चाहे साइक्लिक, चाहे नॉन साइक्लिक, चाहे बाइफिनाइल, चाहे एलिन, चाहे स्पाइरियन, चाहे स्पाइरो, दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। 100% कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो कुछ चेक नहीं करना है कि साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है कि कैसा है। अगर कोई भी सिमेट्री है तो कंपाउंड 100% कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर से दो बातें अलग अलग बोल रहे हैं क्योंकि ये दो बातें कंफ्यूज करती हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है। नीट में 5 क्वेश्चन मिल चुके हैं। अब मेरी बात समझना ध्यान से। बात नंबर 1, कंपाउंड नॉन साइक्लिक है, एक भी कायरल कार्बन नहीं है, 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड नॉन साइक्लिक है, फिर से वही बोला हमने जो अभी बोला था। कंपाउंड नॉन साइक्लिक है, कायरल कार्बन है,
कायरल कार्बन है, अभी नहीं बोल सकते हो कि एक्टिव या इनएक्टिव। कायरल कार्बन है, कोई भी सिमेट्री नहीं है। अब कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव। बात क्लियर है क्या? अब आगे साइक्लो कंपाउंड में। किसमें आ गए? साइक्लो कंपाउंड में। साइक्लो कंपाउंड में भी सेम केस फॉलो करेगा। कम से कम एक कार्बन कैसा? कायरल। उसके बाद कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तभी कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, अब आ गए बाइफिनाइल के केस में। बाइफिनाइल में कायरल कार्बन नहीं होता है, उसके बावजूद भी कंपाउंड कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। बस यहीं से आपको बताना था, यहीं पे हमने आधे पे आपको छोड़ा था और आधा ही लिखवाया था। तो अब बाइफिनाइल का केस जो कल समझा चुके हैं उसी को एक बार बता रहे हैं और आगे लिखवाना शुरू करते हैं। ध्यान देना भैया। यहां लगा, यहां लगा। क्या लिखवाया था? ZWABCD क्या था वे? हाँ, डी था। तो यहाँ टी होगा। हाँ, देखा, टी था ना। हाँ, अगर वहाँ डी तो यहाँ टी होगा। अब ये क्यों नहीं बताएंगे? हाँ देखो जरा। हाँ भैया, अब जरा ध्यान देना। अब हमने क्या बोला था कि ये दोनों हर हालत में सेम या डिफरेंट, याद दिलाओ भैया, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर यहाँ CH3 है तो यहाँ F, यहाँ F है तो यहाँ C2H5, FF आ गया इनएक्टिव, CH3 आ गया इनएक्टिव, NO2 आ गया इनएक्टिव। दोनों सेम नहीं होने चाहिए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, दोनों में से कोई भी एक बल्कि होना चाहिए। बल्कि मतलब बड़ा। हम कैसे पता करेंगे कि बल्कि है? तो बेटा अगर सिंगल एटम नहीं है तो बल्कि मानेंगे। जैसे कि Cl बल्कि नहीं है, Br बल्कि नहीं है, F बल्कि नहीं है, H बल्कि नहीं है, D बल्कि नहीं है, CH3 बल्कि है, CHO बल्कि है, NO2 बल्कि है, SO3H बल्कि है, COH बल्कि है, CONH2 बल्कि है, CONR2 बल्कि है, CONR2 बल्कि है। हर बल्कि, सबको बल्कि मानेंगे जहां पे एक से ज्यादा एटम है। सिंगल एटम है तो बल्कि नहीं है। तो क्या कंडीशन थी बाइफेनिल के केस में कि बाइफेनिल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब ऑर्थो पे कोई लगा हो। बात नंबर 1, दोनों की शक्ल अलग हो। बात नंबर 2, और दोनों में से कोई एक बल्कि हो। बात नंबर 3, जब ये बाइफिनाइल तीनों बातें मानेगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वरना ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। फिर सुनना, बात नंबर 1, ऑर्थो पे लगा हो। इस पोजीशन को क्या बोलते हो? ऑर्थो। सामने वाली याद दिलावे, पैरा, और अगल बगल ऑर्थो। सामने वाली पैरा, जो बच जाए वो ठीक बात। तो ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा। जिनको पता नहीं वो ध्यान रखे, जहां से ग्रुप जुड़ा हो उसके जस्ट अगल बगल वाली पोजीशन हमेशा ऑर्थो होती है, सामने वाली हमेशा पैरा। जो बच जाए वो मेटा, जो बच जाए वो मेटा। चलो, बात नंबर 1, ऑर्थो पे होना चाहिए। बात नंबर 2, दोनों की शक्ल अलग अलग होनी चाहिए। बात नंबर 3, दोनों में से कोई भी एक बल्कि होना चाहिए, तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वरना ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं, ध्यान देना। कल कितने एग्जांपल लिखवाए थे? कॉपी दिखा बिटिया, कुछ लिखवाया था एग्जाम्पल की नहीं? ये बनवाया भी नहीं था क्या? ये कितने साल पहले के नोट्स हैं बेटा? इसमें कल वाले ये नहीं था तो कौन सा था? अपनी कॉपी लाओ। अरे नशेबाज,
सावन में तो नशा मत किया करो, सावन तो हम भी छोड़ देते हैं। हाँ पकड़ो जरा, इधर देखो भैया, ध्यान देना जरा। यहाँ पे आखिरी एग्जाम्पल फिर से देखा एक बार, एकदम लास्ट एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। हाँ भैया ध्यान देना। भैया देखो जरा, देख के बताओ। पेन मत चलाना, पेन रख दो कॉपी पे, खाली सुनना बातें, जब लिखना बोलेंगे तब लिखना। अभी लिखना कुछ मत समझना, भेजे में सिर्फ लिखना। अभी एक एक पॉइंट लिखवाएंगे, देख के बताओ एक्टिव या इनएक्टिव। फिर से बोलो, पक्का क्या? अब जरा ध्यान देना, जैसे अजब बाहर। अब हमने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, इधर करो, कि जैसे एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, इनके पास छोटे छोटे एटम लगे हैं। ये लगा कौन? हाइड्रोजन, और ये भी लगा कौन? हाइड्रोजन। छोटे एटम है, सिंगल एटम है, तो ये आपस में टकरा नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बल्कि हो गए, जब बल्कि हो गए मतलब बल्कि आ गया, NO2 आ गया, SO3H आ गया, COH आ गया, तो अभी ये छोटा था, अब ये बड़ा होगा। बड़ा कर, जब बड़ा होगा तो ये टकराएगा। आना बोल में, जब टकराएगा तो रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन। तो जब रिपल्सन होगा तो इन दोनों में से एक रिंग अपना प्लेन बदल लेगी, तो एक रिंग अपना प्लेन बदल लेगी जिससे रिपल्सन ना हो। तो इस वजह से जो दो रिंग ऐसे दिख रही थी, उसमें से बल्कि आ जाने पर एक रिंग ऐसी हो जाती थी। क्या याद आया क्या? अब बात समझना, जैसे इसके पास बल्कि है और मेरे पास भी बल्कि है, लेकिन हम लोग इतने दूर हैं। अभी क्या थे? बहुत करीब। अभी क्या थे? बहुत करीब। अब बहुत दूर। हाँ ना बोल भैया, अब बहुत दूर। तो अगर दूर है तो भले बल्कि ग्रुप हो, लेकिन रिपल्सन नहीं होगा। ठीक, बैठ जाओ। अब मेरी बात समझना, अगर ये ऑर्थो की बजाय मेटा पे लगा, ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऑर्थो पे ही ऐसा होगा, मेटा या पैरा पे ऐसा नहीं होगा? क्योंकि मेटा पे आ जाने पर डिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि इन दोनों के बीच में कोई रिपल्सन नहीं होता है। जब रिपल्सन नहीं होगा तो रिंग अपना प्लेन चेंज नहीं करेगी। जब रिंग अपना प्लेन चेंज नहीं करेगी तो यहां से काटने पर, इसको फोल्ड करने पर क्या मिलेगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी तो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बात नंबर 1, तीनों बातें फॉलो होनी चाहिए। बात नंबर 1, बाइफिनाइल का सिर्फ और सिर्फ कौन सा बंदा ऑप्टिकल शो कर सकता है? ऑर्थो, मेटा या पैरा? ऑर्थो। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ऑर्थो में भी दोनों की शक्ल कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट। बात नंबर 3, दोनों में से एक कैसा होना चाहिए? बल्कि। जब तीनों बातें मानेगा तभी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं रैंडमली, आप जरा देख के बताना ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहाँ पे लगाया फ्लोरीन, यहाँ पे लगाया SO3H, यहाँ पे लगाया फ्लोरीन, यहाँ पे लगाया SO3H। देखो बेटा, है या नहीं है? पक्का? ऑप्टिकली पक्का? ये PPL को रोटेट कराएगा, ये PPL को रोटेट कराएगा। चलो बात नंबर 1 चेक करते हैं, ऑर्थो है क्या? हाँ ऑर्थो है। बात नंबर 1, गेट नंबर 1 क्रॉस। अब पहुंचे गेट नंबर 2 पे। गेट नंबर 2, दोनों की शक्ल डिफरेंट है क्या? हाँ। बात नंबर 2 भी सही। अब पहुंचे गेट नंबर 3 पे। तो गेट नंबर 3 में दोनों में से कोई एक बल्कि है क्या? हाँ। कौन सा? SO3H। 100% ये कंपाउंड शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बात समझ में आई बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? डाबर सिंकारा पी के आए हो बेटा? वेरी गुड। डाबर सिंकारा या फिर एथिल अल्कोहल? हाँ मेरे लाल, रुक जा बे। हाँ मेटा पे अभी लगाया तो था इसके पहले। अच्छा इसको लगा रहने दे,
अब मेटा पे लगा दें। अरे कोई दिक्कत नहीं मेरे लाल, हमें क्या चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। देखो एक बात समझना, इसको लगा दें, इसको हटा दें, धनतेरस कर दें, आग लगा दें या बस्ती में आग लगा दें, बात समझो। एक सिंपल सी बात, अगर ये तीनों बातें मान रहा है, दुनिया में कोई एक्सेप्शन पैदा नहीं हुआ जो ये तीनों बातें मानते हुए ऑप्टिकली एक्टिव ना हो। 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम आपसे पूछें कि बेटा एक कंपाउंड है, ये बताओ बेटा, इसे चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना, ये CH3 लगा, ये CH3 लगा, कोई मतलब नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे लगा दिया SO3H, यहाँ पे कुछ भी लगा दिया, ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ 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 कुछ भी लगा दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ऑर्थो वाली पोजीशन से मतलब है। इन पे तीन बातें हैं तो ये फॉलो करेगा, वरना फॉलो नहीं करेगा। अब उस पे लगा दिया तो क्या होगा, सो करेगा। मेटा पे लगा दिया क्या करेगा, सो करेगा। मेटा से कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई। ये तीन बातें माने। बात नंबर एक, ऑर्थो का सब्स्टिट्यूएंट हो। बात नंबर दो, दोनों की शक्ल डिफरेंट हो। बात नंबर तीन, दोनों में से एक बल्कि हो। 101% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, चाहे सारे मेटा पे लगा हो, चाहे पैरा पे लगा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब एक एक्सेप्शन होता है, इसका नहीं, इसका तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसका एक एक्सेप्शन होता है। किसका, कि जब सिंगल एटम आ जाए। हमने कल आपको बताया था, लेकिन लिखवाया नहीं था, लिखवाना आज था, कि जो नीट 2017 या 18 का क्वेश्चन था, जो एक्सेप्शन था वो नीट 2017 या 18 में आया था। एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, चेक करना, तो आपको PYQ में दिखाई देगा जो एक्सेप्शन था। जरा ध्यान देना बेटा, FCl Br I। अभी भी बात सेम है, बात अभी बदल नहीं रही है, लेकिन थोड़ी सी एक अजीब सी बात है। बात कुछ नई नहीं है, बात वही फॉलो कर रहा है। हमने अभी क्या बोला, बात नंबर एक, ऑर्थो मानना, ये भी मानेगा। बात नंबर दो, चेहरा अलग अलग, ये भी मानेगा। बात नंबर तीन, बल्कि। अब तुम्हें ये बल्कि लगेगा नहीं, लेकिन साला होगा, लोचा ये है बस। अब मेरी बात समझना कैसे। हमने बोला था कि सिंगल एटम होंगे तो आप बल्कि नहीं मानोगे, लेकिन अकेला एक्सेप्शन होता है कि सिंगल एटम होते हुए भी उनको बल्कि माना जाता है। क्यों माना जाता है, बात समझना। 7th में सबसे नीचे वाले दो एलिमेंट कौन, ब्रोमीन और आयोडीन। किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पे साइज बढ़ता या घटता, बढ़ता। तो आयोडीन और ब्रोमीन का साइज अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है क्या? yes, sir। अपने ग्रुप में ब्रोमीन और आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा। अगर ये दोनों साथ में आ जाए, अगर ये दोनों मतलब एक पे लगा हो ब्रोमीन, एक से काम नहीं चलेगा, एक पे लगा हो आयोडीन, एक पे लगा हो ब्रोमीन, एक पे लगा हो आयोडीन। अगर ये दोनों साथ में आ जाए, दोनों साथ में आए, तो सिंगल होते हुए भी इनको बल्कि माना जाता है, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है। इन दोनों, ये दोनों साथ में आएंगे, ये दोनों आए तो बेकार, ये दोनों आए तो बेकार, ये दोनों आए तो बेकार, ये दोनों आए तो बेकार। तभी बल्कि माना जाएगा जब Br और I दोनों साथ में होंगे, क्योंकि एक का साइज बड़ा और दूसरे का साइज भी बड़ा, तो रिपल्सन यहां से भी मिलेगा, यहां से भी मिलेगा। ये रिंग अपना प्लेन चेंज कर पाएगी, और जब अपना प्लेन चेंज कर पाएगी, रिपल्सन की वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से एटम टकराएंगे, रिंग अपना प्लेन बदलेगी, तो एक आयोडीन तो बोर्ड के प्लेन पे ही रहेगा और एक आयोडीन आ जाएगा बोर्ड के बाहर, क्योंकि एक रिंग अपना प्लेन बदल चुकी होगी। तो हमें लगेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन एक्चुअल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। और कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होगा? हाँ मेरे लाल, सिर्फ 7th है। रीजन मेरे भाई सुनना, 7th है, वैलेंसी कितनी, एक, तो एक बॉन्ड बनाएगा और भी एक बॉन्ड बनाएगा नहीं। और अगर ऑक्सीजन आएगा ना
तो ऑक्सीजन आएगा OR के साथ, OCH3 के साथ, OC2H5 के साथ, वो अपने आप बल्कि होगा। क्लियर मेरे भाई? ठीक बात, लिखिएगा जरा, बोले भैया। अगर बाइफिनाइल, हेडिंग जो पढ़ी थी वही है जो लास्ट टाइम पे हेडिंग पढ़वाई थी कि ऑप्टिकली एक्टिविटी इन द बाइफिनाइल, ये हेडिंग थी ऑप्टिकली एक्टिविटी इन बाइफिनाइल। जो लास्ट टाइम पे नहीं आए थे, पहली क्लास है, वो हेडिंग डाल लेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन द केस ऑफ बाइफिनाइल, इन द केस ऑफ बाइफिनाइल। अब लिखना स्टार्ट करिएगा। अगर बाइफिनाइल में, जैसे बोल रहे वैसे लिखना, अंग्रेज ना बनना। अगर बाइफिनाइल में ऑर्थो पोजीशन पर BR और I ऑर्थो पोजीशन BR और I साथ में आ जाए, BR और I साथ में आ जाए तो भी बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। पेन को रोकना। सिर्फ सिंगल एटम में यही अकेला केस है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बाकी दोनों एटम अगर सिंगल होंगे तो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अकेला केस है जहां दोनों एटम सिंगल होते हुए भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कब ऐसा होगा? जब ब्रोमीन हो? नहीं। जब आयोडीन हो? नहीं। जब दोनों हो? हाँ। जब ब्रोमीन और आयोडीन दोनों साथ में हो तभी ऐसा होगा। और हर केस में, मतलब सिंगल एटम अगर है, दोनों ही सिंगल एटम अगर है, दोनों सिंगल एटम है तो कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ एक केस को छोड़ के। वो कौन सा? वो ये वाला, जब BR और I साथ में आ जाएं। बनाओ एग्जाम्पल बेटा। बेटा नहीं, इनएक्टिव। फर्जी बातें बिल्कुल मत करो। ये कर दिया तो वो कर दिया, कुछ नहीं। इनएक्टिव, कुछ भी करोगे इनएक्टिव। इतना लगा है तो एक्टिव है, बात खत्म। अब इसके अलावा मेरी बात समझना बेटा, आपने यहाँ लगा लिया तो एक्टिव रहेगा, यहाँ लगा लिया तो एक्टिव रहेगा, यहाँ लगा लिया तो भी एक्टिव रहेगा, यहाँ कोई भी लगा लिया एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर आपने ये बोला सर इनको यहाँ से हटा के एक ही पे हम ये लगा दें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जो कंडीशन है ऊपर, अब तुम ये बोल रहे हो कि सर ऊपर आयोडीन कर दें नीचे ब्रोमीन कर दें, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, ब्रोमीन और आयोडीन को हटा के बोलो क्या लगा दे? हाइड्रोजन और फ्लोरीन। बेटा क्यों बोल रहे हो? ऑप्टिकली किसी भी हालत में मतलब ही नहीं बनता है, कोई तो मतलब कोई केस ही नहीं हुआ। बाइफिनाइल के किस केस की बात कर रहे हैं हम लोग? इनएक्टिव। बेटा इनएक्टिव, कोई मतलब नहीं इसका। बाइफिनाइल के किस केस की बात कर रहे हैं? ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट की। ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट के किस केस की बात कर रहे हैं? दोनों की शक्ल डिफरेंट, बस बात खत्म। फालतू मतलब नहीं बनता। हाँ भैया नोट करो, अगला एग्जाम्पल बनाओ। बोलो मेरे लाल।
कौन सा बेटा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जो एग्जाम्पल इसके पहले लिखा था वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेटा मेरे लाल ना। यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। हाँ, इसके लिखे नीचे लिखो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो तुम क्या सोचते हो ना कि इसके पहले जो सर ने एग्जाम्पल बनाया था उसको काटने पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो लाल मेले इसको भी काटने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसको भी काटने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या है? ये दोनों अलग, वो दोनों अलग, तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। एग्जिस्टेंस क्या है? तीन बातें मानने की। पहली बात तो आप ऑप्टिकली एक्टिव उसमें देख रहे हो जहाँ पे कायरल कार्बन है ही नहीं, तो उसमें तीन बातें फॉलो करानी है बस। बात नंबर 1 ऑर्थो, बात नंबर 2 दोनों के चेहरे डिफरेंट, बात नंबर 3 दोनों में से कोई एक, बल्कि इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। जो भी लगा लो सब के सब इनएक्टिव। अब तुम बोलोगे रीजन सर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं। भाई मेरे, क्योंकि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करा पाएगा। ये सारी बातें प्रैक्टिकली की गई थी, उनका जुगाड़ बताया गया कि जब ये देखा गया, पेन को रोको एक मिनट, पेन को रोको, बाइफिनाइल का भी केमिकल रखा, बाइफिनाइल का केमिकल रख के पीपीएल को क्रॉस कराया, तो देखा यार पीपीएल से बाइफिनाइल के कुछ केस में पीपीएल रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट कर रहा है। तो जब देखा कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड थे, तो ये कंपाउंड दिखे। जब ये कंपाउंड दिखे तो इनको ऑप्टिकली एक्टिव माना, नॉट बाय द थ्योरेटिकल, बाय द प्रैक्टिकल। वो माना था, उसकी थ्योरी बनाई और अब लिखा जा रहा। तो बाइफिनाइल का केस कुछ भी लगाओ सब इनएक्टिव। तीन बातें, बात नंबर 1 ऑर्थो, बात नंबर 2 दोनों के चेहरे डिफरेंट, बात नंबर 3 कोई भी एक, बल्कि सारी कहानी खत्म। आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन में निकालोगे ना, यहां तक की बातों से 100% निकलेंगे, इससे आगे कुछ है नहीं। और दुनिया में बाइफिनाइल कोई पैदा नहीं हुआ जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे, इसके अलावा। इसको ध्यान रखना बस। अच्छा, ये क्यों शो नहीं करेगा? क्योंकि दोनों की शक्ल क्या हो गई? सेम। क्या बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन लिखो जरा, पूछा हुआ है आईआईटी में, लिखिएगा। Which of the following compound, 2-4 क्वेश्चन करेंगे फिर बढ़ते हैं अपन आगे। Which of the following compound will be rotate the, which of the following compound will be rotate the plane polarized light, will be rotate the plane polarized light? क्या कैन बी रोटेट या कैन नॉट बी रोटेट? कैन बी रोटेट ना, ठीक।
आंसर बोलना नहीं, बोलना नहीं बे, जिसे पूछना होगा पूछ लेंगे। हाँ हाँ क्वेश्चन में बोलते नहीं विल बी रोटेट, बी मत लगाया करिए, विल रोटेट। ठीक ठीक ठीक, ओके। आ गया? चल, आंसर नहीं चाहिए, जो पूछ रहे वो चाहिए। ए आंसर है, क्यों नहीं है। और किसी की आवाज ना है। आप क्या बोलोगे क्यों नहीं है? इट इज द ट्राइफिनाइल। और केस किसका बनता है? बाइफिनाइल का। ये कैसा हो गया? ट्राइफिनाइल, बेकार, अपने किसी काम का नहीं। इसको तो देखते ही निग्लेक्ट कर दिया, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसा है? ट्राइफिनाइल, बेकार है। या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक, बोलो ये वाला आंसर होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंगल एटम में कोई भी बल्कि नहीं है। बैठ जाओ। आकाश ये बताओ, ये वाला आंसर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंगल एटम में कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है। आंसर कौन सा? दूसरा। आंसर कौन सा? दूसरा। बात नंबर 1, ऑर्थो होना चाहिए है। बात नंबर 2, दोनों का चेहरा अलग है। और बात नंबर 3, दोनों में से कोई भी एक बल्कि SO3H बल्कि है। तो आंसर कौन सा हो गया? सेकेंड। आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, झूठ बिल्कुल बोलना मत, सही सही बोलना। कसम है उसकी जिसको सबसे ज्यादा मानते हो। क्या क्वेश्चन 100% क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, अगर किसी के पास नीट की PYQ रखी हो, दो क्वेश्चन आए हुए कराने, जरा है किसी के पास नीट की PYQ? नीट में आया हुआ क्वेश्चन, वो जो किताब होती पतली सी MTG की, कोई लाया है बे? लाया कोई? पास करा दे। हाँ पास करा दे, पास करा दे। ये पास करा दे, पास करा। ए बिटिया पास करा दे। रुक जा, वहीं रुक जा, मिल गई। चलो, एक दो क्वेश्चन नीट में आए हुए भी जरा लिख लो। एक्चुअल में है क्या ना, हमें क्वेश्चन याद है, हम डायरेक्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन लोचा ये ना कि किताब से देख के लिखवाएंगे तो तुमको फेथ होगा, हाँ सही में नीट में पूछा था। ऐसे लिखवाएंगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पूछा था भी कि नहीं पूछा था। तो इसलिए किताब से क्वेश्चन याद है, ऑप्शन याद है, जो क्वेश्चन अभी बताया था वही बताने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान देना, नीट में आया हुआ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइसोमेरिज्म का देखने बेटा, कुछ मोर और पंखे तो नहीं रखे हो ना इसमें जो गिर जाए। तो बचपन में अपन रखते थे ना, मोर पंखी, विद्या आ जाएगी, और क्या रखते थे? हाँ वो नहीं होता था एक पेड़, वो हरा हरा उसमें वो लगा होता था। हाँ, पता चला साल भर रख के वो पूरा सूख जाए तब भी नहीं हटाते थे, बोले नहीं इसको हटाए तो विद्या चली जाएगी। पढ़ते नहीं थे, बोले मैं पढ़ने से विद्या नहीं आती है, रखने से आती है। पढ़ते नहीं थे, पढ़ने पे कोई मेहनत नहीं करते थे, बस यही से हम काम करते थे कि हाँ मोर पंखी रख ली, विद्या आ जाएगी, विद्या विद्या मेरी, नाक कटेगी तेरी, बस यही सब करते रहते थे। हाँ भैया, क्वेश्चन लिखिएगा जरा, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड which of the following compound can be which of the following compound can be behave as a ऑप्टिकली एक्टिव, कैन बी बिहेव एज ए ऑप्टिकली एक्टिव। नीट 2016, इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नीट 2016 का क्वेश्चन है। चलो ऑप्शन लिखते हैं साहब।
देखो, हमारे सिलेबस के लिए बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं। एग्ज़ाम के 2.5 महीने पहले सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा और कम से कम 2 बार रिवीजन होगा, तो सिलेबस के लिए बिल्कुल परेशान मत होना। एग्ज़ाम के 2.5 महीने पहले ख़त्म हो चुका होगा और पढ़ाएंगे ऐसे ही, बहुत भगाएंगे नहीं, उसकी चिंता मत करना। बस गोला कोई होता नहीं है जिसकी वजह से सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गोला कोई नहीं मारते। बड़ी बात ये है, बुखार हो, तिजार हो, आके खड़े होके पढ़ाते ज़रूर है, इसलिए सिलेबस टाइम पे ख़त्म होता है, अभी से नहीं 10 सालों से। अच्छा, सेम बन गया। बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पक्का? एकदम क्लियर है? वेरी गुड। 4th इज राइट। साफ साफ दिख रहा है पहला वाला केस भैया, ठीक है। यहाँ पे ऑर्थो है, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच होगा। बात नंबर 1 ऑर्थो, सही। बात नंबर 2 चेहरा अलग, सही। बात नंबर 3 दोनों में से कोई भी एक बल्कि नहीं है, बेकार हो गया। बी वाले पे यहाँ पे दोनों चेहरे क्या हो गए, सेम, बेकार हो गया। सी वाले में ऑर्थो है ही नहीं, कौन सा है, ये ऑर्थो और ये मेटा, बेकार हो गया। बात नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ऑर्थो है, हाँ है। दोनों चेहरे अलग हैं, हाँ है। दोनों में कोई एक बल्कि है, नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन है कि सिंगल एटम होते हुए भी एक एक्सेप्शन होता है, जब ब्रोमीन और आयोडीन साथ में आ जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव माने जाते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया, डी। डी इज द राइट आंसर। नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आइसोमेरिज्म चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये चैप्टर आपको दिखाई देगा हेलो एल्केन हेलो एरीन में। क्वेश्चन नंबर 14 है और आया हुआ है 2016 में। खैर, ये पास करा दो बेटा। एक क्वेश्चन और पूछा है लेकिन वो बहुत ही सिंपल है, तो कराने की जरूरत नहीं है। भैया हटा दें इसको, फटाफट नोट करो। क्या नोट कर लिया है? हाँ, अब जरा ध्यान देना। हमने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कुछ बातें बताई। कायरल सेंटर क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं। अगर कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं है तो इनएक्टिव होगा इन द केस ऑफ नॉन साइक्लो कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री है तो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बाइफिनाइल के केस में ऑर्थो होना चाहिए, दोनों की शक्ल डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक बल्कि होना चाहिए, तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर दोनों सिंगल हैं तो एक एक्सेप्शन है, कब, जब ब्रोमीन और आयोडीन साथ में आ जाए। अब इसी के अंदर आता है R&S सिस्टम। क्या आता है बेटा, R&S सिस्टम। R और S सिस्टम क्या होता है, इसको निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके सुनना, लिखना मत, सुनना अभी। तरीका नंबर 1 कि आप यहां पे कोई एटम लगा हुआ है, यहाँ पे कोई 1 नंबर लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 3 लगा हुआ है, यहाँ 4 लगा हुआ है।
मतलब 4 नंबर वाला अगर इस लाइन पे है, देखो 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके सुनना, फिर सीखेंगे किससे ये समझना। आर फॉर्म है क्या, एस फॉर्म है क्या। आर वो जो क्लॉकवाइज रोटेट कराए, एस वो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए। जैसे डी फॉर्म क्या रोटेट कराती थी, क्लॉकवाइज। एल फॉर्म क्या, डी और एल से आर और एस का घंटा कोई लेना देना नहीं है, बात नंबर 1। वो प्रैक्टिकल बात थी और ये थ्योरेटिकल बात है, दोनों बातें एकदम अलग है। डी से आर का कोई मतलब नहीं है, एल से एस का कोई मतलब नहीं है, कोई भी 1% भी लेना देना नहीं है। वो अलग सिस्टम था, ये अलग सिस्टम है, ठीक। अब बात सुनना, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर और एस सिस्टम। आर का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कंपाउंड देख के ये बता पाना कि कौन क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा और कौन एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट कराने के 2 तरीके हैं, सीखने के 2 तरीके हैं। हम दोनों तरीके बता रहे हैं, लेकिन सिखाएंगे किससे वो उसके बाद बता रहे हैं, जरा ध्यान देना। अगर 4 नंबर यहाँ पे है या यहाँ पे है, इस वाली लाइन पे है, लिखना मत कुछ भी, तो 1 से 2 चलो, तो 1 से 2 चले, फिर 1 से 2 अपोजिट डायरेक्शन से चलो, तो 1 से 2 अपोजिट डायरेक्शन से चले। बोलो, क्या जो डिस्टेंस यहां से आई, क्या वही डिस्टेंस यहां से आई? ठीक। जब दोनों साइड से डिस्टेंस सेम हो जाए, तो अब अगली बात, यहां से जब यहां से चले थे तो ये 2 मिला था, अब 2 के बाद 3 की ओर बढ़ो, ये 2 के बाद 3 की ओर बढ़े। जब यहां से चले थे तो 2 मिला था, अब 2 से जरा 3 की ओर बढ़ो, तो भैया 2 से आ गया, 2 से 3 की ओर बढ़ो, 2 से 3 की ओर बढ़े। तो बताओ 2 से 3 जाने पर छोटा रास्ता ये पहला वाला या ये दूसरा वाला? पक्की बात है ना भैया, छोटा रास्ता पहला वाला, तो इसका मतलब यही रास्ता सही है। छोटा रास्ता सही माना जाता है, बड़ा रास्ता गलत। तो छोटे रास्ते के हिसाब से छोटा रास्ता कौन सा हुआ? 1 से 2, 2 से 3, ये वाला रास्ता 1 से 2 तो उतना ही था, 1 से 2 जितना इधर पड़ रहा है, 1 से 2 उतना ही इधर पड़ रहा है। लेकिन 2 से 3 ये छोटा पड़ रहा है, 2 से 3 ये बहुत बड़ा पड़ रहा है, तो छोटा वाला रास्ता सही माना जाता है। तो छोटे रास्ते के हिसाब से देखो कैसा घूम रहा, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक। तो क्लॉक का मतलब हो गया आर सिस्टम। एक रास्ता निकालने का ये होता है, इस रास्ते को अपन सही नहीं मानते हैं, उसका रीज़न आपको बता रहे हैं। रास्ता सही है, आर एकदम सही आएगा, एस एकदम सही आएगा। फिर सुनना, कुछ लोग साला मर गए, बोले ये क्या है, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, अभी दिखा रहे हैं, देखो जरा। पहले ये वाला हम 2 कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आर और एस निकालने के, लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन सा है वो उसके बाद बताएंगे, और क्यों ज़्यादा बेहतर है उसका रीज़न भी बताएंगे। बेटा ये 1 लगा, ये 2 लगा, ये 1 लगा, फिर से एक बार देखो, यहाँ लगा 4, यहाँ था 1, यहाँ था 2, यहाँ था 3। जिनके पल्ले ना पड़ा हो एक बार फिर से ध्यान दें, ध्यान देना भैया। 1 से 2 चलो, चल दिए, फिर अपोजिट साइड से भी 1 से 2 चलो, चल दिए। बोलो डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? अगर सेम नहीं होती तो जो छोटी डिस्टेंस होती वही आंसर यहाँ पे बन गया होता, और वही मान लिया होता क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, सीधे आंसर आ गया होता। लेकिन लोचा क्या है कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से। 1 से कितने पे गए? यहाँ भी 1 से कितने पे गए? 2 के बाद क्या आता है? चलो यहाँ से 2 के बाद 3 की ओर जा रहे हैं, जरा ध्यान देना।
2 के बाद ये 3 पे गए, ये साला कलर क्यों नहीं बदला, अच्छा बदला, 2 से 3 की ओर गए, तो 2 से 3 जाने पे इतनी डिस्टेंस बढ़ी ये वाले रास्ते से। क्या समझ में आ रहा है बेटा? 1 से 2 फिर 2 से 3, अब इधर वाले रास्ते से 1 से 2 और अब देखो 2 से 3। क्या समझ में आ रहा है? तो 1 से 2 फिर 2 से 3, बहुत बड़ा रास्ता है, और ये वाला 1 से 2 और 2 से 3 बिल्कुल छोटा सा रास्ता है। तो जो छोटा रास्ता वो सही, जो बड़ा रास्ता वो गलत। तो छोटे रास्ते के हिसाब से ये क्या हुआ, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक। क्लॉक का मतलब आर सिस्टम, तो इसका आंसर क्या आ गया? आर सिस्टम। क्या भेजे में बात गई क्या? अगर 4 नंबर इस लाइन पे है तो ये वाला आंसर जो बताया वो सही है। अगर 4 नंबर इस लाइन पे आ गया, इसको क्या बोलते हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हाँ चलो इतना तो पता है। तो अगर 4 नंबर वर्टिकल पे है तो शॉर्टेस्ट पास देखा वही सिस्टम हो गया। अगर 4 नंबर यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। छोटा रास्ता देखो, फिर से कहानी वही, छोटा रास्ता देखो, छोटा रास्ता देखो, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3। अब देखो 1 से 2 तो यही जाओगे ना, 2 से 3 तो यही जाओगे ना भैया। अब 3 से बचा क्या, 4, तो 3 से 4 ये रास्ता हुआ। अब आगे देखो जरा भैया, 1 से 2 तो यही जाओगे, फिर 2 से 3 और 3 से 4, तो कुल मिला के आप अगर 1 से 2 ये जा रहे हो तो 2 से 3 तो इधर नहीं आ सकते हो किसी भी हालत में। अगर 1 से 2 इधर जा रहे हो तो 2 से 3 भी इधर जाओगे। तो कुल मिला के ये कहाँ घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, आर। तो अगर आर आंसर आएगा तो आंसर आर ना मान के क्या माना जाएगा, एस। अगर हॉरिजॉन्टल पे 4 नंबर वाला है तो जो सिस्टम आएगा उसका उल्टा आंसर होगा। अगर 4 नंबर पे है तो जो सिस्टम आएगा उसका उल्टा आंसर होगा। आर आया तो एस, एस आया तो आर, और यहाँ पे जो आएगा वही होगा। और ये बकवास रूल है, इससे आपको सीखना नहीं है। होता है तो हमने बता, आसान लगता है इसलिए हमने बता दिया, लेकिन निहायती कूड़ा होता है, ये भी सुन लो। कूड़े होने का रीजन भी है क्योंकि इससे आप कंपाउंड के बारे में सिर्फ आर और एस तो पता कर सकते हो, लेकिन उसके अंतरात्मा को नहीं पहचान सकते हो। अब जैसे 15 साल बाद डॉक्टर बन गए, अब देखने गए किसी को शादी वादी के लिए, तो शकल तो देख ली लेकिन अंतरात्मा उसकी पहचान नहीं पाओगे। तो ये जो दूसरी बात बताने जा रहे हैं ये अंतरात्मा की बात भी बताता है। पहला वाला आसान लगता है लेकिन एकदम बेकार होता है, उससे आर और एस सिस्टम निकालना नहीं है। निकालेंगे किससे, तो अब जरा ध्यान देना। सबसे पहली बात तो ये कि कुछ लोगों का एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही जैसे हम लोगों ने निकाला था याद करना जेड और ई सिस्टम, वैसे ही निकालेंगे हम लोग आर और एस सिस्टम। जेड और ई में नंबर देते थे ना 1 2, वहां पे तो 1 ही 2 ही थे, यहाँ पे कितने 4, तो यहाँ पे 4 देंगे अकॉर्डिंग टू CIP। कुछ याद आया क्या, CIP याद आया क्या, CIP यहाँ पे भी अप्लाई होगा बेटा CIP। तो एटॉमिक नंबर कुछ लोगों के दिमाग में होने चाहिए। तो कुछ एटॉमिक नंबर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, सबके नहीं जिनके काम है, आपको याद पहले से होंगे लेकिन अपन ये मानते हैं आपको नहीं याद है, तो हम कुछ एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं। हाइड्रोजन, हम आप लिखो मत लिखो, हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 1, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का 8, बगल में बैठा फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी बात याद करनी है
कि क्लोरीन से ज़्यादा, फ्लोरीन से ज़्यादा, क्लोरीन से ज़्यादा, ब्रोमीन से ज़्यादा, आयोडीन, इतना दिमाग में रखना है। ऑक्सीजन से ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, ये 7, ये 8, ये तुम्हारा 16 और ये 17, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे फास्फोरस, ये तुम्हारा 15, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का उससे ज़्यादा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का उससे ज़्यादा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का उससे ज़्यादा, ब्रोमीन का उससे ज़्यादा, आयोडीन का उससे ज़्यादा। जनरली आपको ये एटम देखने को मिलेंगे, इनके अलावा फर्स्ट ए का कोई नहीं, सेकेंड ए का कोई नहीं, थर्ड ए का कोई नहीं मिलेगा। फोर्थ ए में आपको कार्बन मिलेगा, तो फोर्थ ए इसके पहले बना लेते हैं। यहाँ पे कार्बन आपको देखने को मिल सकता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसके नीचे सिलिकॉन होता है एटॉमिक नंबर 14, याद करने की ज़रूरत नहीं, सिलिकॉन देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ ए, फिफ्थ ए में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कोई काम नहीं, किसी का काम नहीं पड़ेगा, 2 को छोड़ के। 6 ए में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, कोई काम नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन और सल्फर को छोड़ के। 7th ए में FClBrI 80 होता है, मतलब नहीं, खाली 4 एलिमेंट दिमाग में रखने हैं। तो इन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिमाग में होना चाहिए। एक बात और, जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। अगर आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर ना देख के एटॉमिक मास देखा जाता है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है उसको नंबर कम दिया जाता है। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो एटॉमिक नंबर ये दिमाग में रखना, और कोई आएगा तो देखते चलेंगे। जरा ध्यान देना, पेन को रख दो कॉपी में, कुछ नोट नहीं करना, सुनना सिर्फ 15-20 मिनट तक खाली सुनना, लिखना कुछ मत। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको नंबर 1, उससे कम एटॉमिक नंबर को नंबर 2, उससे कम वाले को 3, उससे कम वाले को 4। अगर 2 एटम ऐसे हो गए जिनका एटॉमिक नंबर सेम हुआ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि यही आपको बताएगा एनेंसियोमर पहचानना, यही आपको बताएगा डायस्टीरियोमर पहचानना, यही आपको बताएगा आइडेंटिकल पहचानना। अभी जो हमने R और S निकालने का एक तरीका बताया था, इससे एनेंसियोमर, डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। तरीका ये भी सही है, R और S निकालने का गलत नहीं है। तरीका नंबर 2 ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्चुअल कंपाउंड वो दिखा पाता है कि एक्चुअल कंपाउंड था क्या, जिससे पहचानने में आसानी होती है कि वो एनेंसियोमर है या डायस्टीरियोमर है या आइडेंटिकल। ये क्या वो बात की बात क्या है। अब हमने क्या बोला, एटॉमिक नंबर के हिसाब से जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसको नंबर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब मान लीजिए, एक मिनट, ये सिस्टम है, ये कायरल कार्बन है, यहां बैठा 4, यहां बैठा 3, यहां बैठा 2, यहां बैठा 1, 4, 3, 2, 1। 4 वाले का एटॉमिक नंबर सबसे, 1 वाले का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा वाला बैठा ऊपर, सबसे कम वाला बैठा यहाँ पे। तो यहाँ बैठा 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। आंसर तब तक सही नहीं आएगा जब तक 4 नंबर वाला अपनी औकात पे ना बैठा हो। भैया मेरी बात समझना, जैसे हम लोगों के पास एक सिस्टम ये है, कुछ नोट नहीं करना, समझना, ये H है, ये OH है, ये NH2 है, ये CH3 है।
अब जरा ध्यान देना, ये कायरल कार्बन, तो बताओ डायरेक्ट जुड़ा जो है, जो डायरेक्ट जुड़ा है यहाँ पे, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ठीक। अब इससे जो डायरेक्ट जुड़ा है, एक पे कौन है, H, एटॉमिक नंबर 1 से कौन जुड़ा है, N, पूरा मॉलिक्यूल नहीं देखा जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट जुड़ा एटम। तो डायरेक्ट जुड़ा एटम कौन है, N, एटॉमिक नंबर 7। डायरेक्ट जुड़ा कौन है, O, एटॉमिक नंबर 8। डायरेक्ट जुड़ा कौन है, C, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8। सबसे ज्यादा कौन, O। तो ये नंबर हो गया 1, ये नंबर हो गया 2, ये नंबर हो गया 3 और ये नंबर हो गया 4। क्या नंबरिंग सिस्टम समझ में आया? इसी नंबरिंग सिस्टम को बोलते हैं CIP। क्या बोलते हैं, CIP। एटॉमिक नंबर जिसका सबसे कम होगा उसको नंबर 4, जिसका सबसे ज्यादा उसको नंबर 1। अब ऐसा हो कि 4 नंबर वाले को टॉप पे बिठा दिया जाए, तो चाहे R सिस्टम हो चाहे S सिस्टम हो, अपने आप गलत आएगा। भाई जैसे ये है, अब इससे बोल दिया जाए कि 2 दिन के लिए तुम यूपी के मुख्यमंत्री हो, अब बात समझो, तो ये क्या करेगा, अपने क्लास के जितने भी दोस्त हैं, भले वो लाइफ में भैंसों के डॉक्टर ना बन पाए, लेकिन उनको ये डॉक्टर जुगाड़ से बनवा देगा। तो सिस्टम सही या गलत? गलत। मेरी बात मान लो हम हैं, अबे हमको बना दिया जाए 2-4 दिन के लिए CM, तो हमारी क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इन सबको नीट में सेलेक्ट करा दें। तो तुम तो सेलेक्ट हो जाओगे 100%, लेकिन सिस्टम सही आएगा या गलत? गलत। अगर 4 नंबर वाला अपनी औकात पे है, 4 नंबर वाला छोटा आदमी अपनी औकात पे है, तब तो सिस्टम सही। अपनी औकात से ऊपर आया तो सिस्टम गलत। अगर वो बॉटम पे है, अगर 4 नंबर वाला जमीन पे है, जो उसकी औकात है उसी औकात पे बैठा है, तब तो सिस्टम सही। अगर अपनी औकात से ऊपर आया तो सिस्टम गलत। तो उसको उस औकात से उसकी खुद की औकात दिखानी पड़ेगी। जब तक 4 नंबर वाला बॉटम पे नहीं आएगा तब तक आंसर सही नहीं आएगा। तो 4 नंबर वाले को बॉटम पे लाने के लिए कंटाप रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कंटाप रूल। भाई 4 नंबर वाले को कंटाप मारना पड़ेगा। अब कंटाप मारने का तरीका क्या है कि कंटाप ऐसे मारा, साला ऊपर पहुंच जाएगा, तो कंटाप नीचे, ये कंटाप ऐसे मारा तब यहां पे आएगा। अब मेरी बात समझना, हमने अगर 4 नंबर वाला यहां बैठा है तो फिलहाल कहां बैठा है? यहां पे। 4 नंबर वाला जब तक बॉटम पे नहीं होगा, अपनी औकात पे नहीं होगा, तब तक सिस्टम सही नहीं आएगा। उसको अपनी औकात पे लाना पड़ेगा। अब 4 नंबर वाले को कंटाप मारा तो 4 वाला अपनी औकात पे आ गया। जब 4 वाला अपनी औकात पे आया तो यहां जो बैठा था वो कहां जाएगा? वो आगे खिसक जाएगा। आना बोल बे। इसको कंटाप मारा तो ये आया इस पे, ये गया इस पे। अब अगली कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले को टच करने की किसी की औकात नहीं है। ऊपर वाले को टच करने की किसी की औकात नहीं है। वहां जो बैठा था बैठा रहेगा। अब मेरी बात समझना, 4 नंबर वाला यहां था, इसको कंटाप मारा तो ये आया यहां, तो ये गया यहां और ये आया यहां। इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर सुनना, 4 नंबर वाले को कंटाप मार के उसकी औकात पे लाए तो 4 नंबर वाला यहां, ये जो था वो यहां और ये जो था वो यहां। इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो कंपाउंड ये दिख रहा है, जिसको आप देखने गए थे, वो शकल से कुछ और दिख रहा था, लेकिन जो वो दिख रहा था वो नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है? अब बना रहे बात समझना भैया। अगर कभी ऐसा हो जाए कि 4 नंबर वाला अपनी औकात से ऊपर पहुंच जाए तो उसको उसकी औकात पे लाना पड़ेगा।
तो औकात पे लाए, ये 4 को लाए 3 पे, तो 3 को लाए 2 पे, तो भैया 4 आया 3 पे, 3 खसक के गया 2 पे, तो 2 खसक के आया 4 पे, ऊपर वाले को टच नहीं करेंगे। इसी कहानी को बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, 18 लाइनों में दिया है फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, और घंटा समझ में नहीं आता है व्हाट इज एक्चुअल मीन ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन। का एक्चुअल मतलब सिर्फ इतना होता है, उसके नेचुरल कंपाउंड को बना लेना जो अपन बनाने जा रहे हैं। तो इसका एक्चुअल कंपाउंड क्या होगा? जो दिख रहा था वो नहीं होगा, तो होगा क्या? होगा कुछ ऐसा। इधर आ यार, नोट नहीं करना, फिर बोल रहे नोट नहीं करना, अभी हमें समझा लेने दो पहले, और बहुत आता हो तो उठ के निकल लो। हाँ भैया ध्यान देना, ये 4 नंबर वाला आया यहाँ पे, ये 4 नंबर वाला आया यहाँ पे, हम खाली नंबर लिख रहे हैं, अब ग्रुप नहीं बना रहे हैं। 4 का मतलब क्या होगा? H, 3 का मतलब क्या? CH3, 2 का मतलब NH2, 1 का मतलब OH। अंडरस्टूड है? लिख नहीं रहे, ठीक है। 4 आया नीचे, 3 गया ऊपर, और 2 आया यहाँ पे, 2 आया यहाँ पे, 2 आया यहाँ पे, और ऊपर वाले को कोई टच नहीं करेगा। पहले एक सही बात बताओ, इससे ये बना, ये समझ में आया या नहीं? इसमें कोई डाउट तो नहीं ना भैया? अब बात समझना। अच्छा, कोई बिल अगर पास होता है कि साहब एक बिल बन रहा है, एक बिल पास हुआ कि आज से इंटरनेशनल जो कॉल होगी वो सबके लिए फ्री है, या उसकी आज से वैल्यू पड़ेगी इतने रुपए, जो भी बिल पास होता है पार्लियामेंट से, जो बिल पास होता है, क्या कोई आपसे पूछता है? नहीं पूछता है। कोई हमसे पूछता है? यार हम लोग कौन है? बहुत छोटे तबके के लोग। तो पूछता किससे? जो वहाँ बैठे बड़े लोग हैं, जो नेता मिनिस्टर हैं, उनसे पूछता है। तो सिस्टम को रोटेट कराने में, बात सुनना, सिस्टम को रोटेट कराने में जो छोटे लोग हैं, आप हम नीचे तबके के लोग हैं, कौन? नीचे वाले कौन हुए? 1 2 3 4, बोलना बे, नीचे वाला कौन? 4। तो सिस्टम को रोटेट कराने में 4 नंबर वाले से घंटा नहीं पूछा जाता है कि कैसे रोटेट हो। तो जब सिस्टम रोटेट कराया जाता है ना, तो 4 वाले को देखा ही नहीं जाता है। तो 4 वाले को मत देखो, कॉपी लाओ, एनसीईआरटी ऊपर रख लो, छुपा के क्यों रखती हो बिटिया? देखो हम जो पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी का बाप है, बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ भैया ध्यान देना, यहाँ पे 4 नंबर वाले को छुपाया, ठीक है ना, 4 को छुपाया, 4 को छुपाने के बाद ये छुपाया, ये 4 को छुपाया। क्यों छुपाया? क्योंकि सिस्टम को रोटेट कराने में 4 नंबर वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो 4 को छुपाया। अब 1 से 2 से 3 चलो, 1 से 2 से 3 चलो, 4 से घंटा कोई लेना देना नहीं है। तो भैया 1 से 2 3 बोलो, क्लॉक की एंटी क्लॉक, बोलना में क्लॉक। तो ये हो गया आर सिस्टम। कैसा हो गया? आर सिस्टम। ये जैसा दिख रहा था वैसा नहीं था, ये ऐसा था। नोट मत करना अभी कुछ भी, पहले हमें 2-4 एग्जाम्पल और समझा लेने दो। पकड़ो इसको जरा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जरा ध्यान देना। मान लीजिए हम लोग के पास ये लगा OH, ये लगा COH, ये लगा CH3। इसके पहले H यहाँ था ना, अब की बार H यहाँ कर लेते हैं। चलो हटाओ, अब की बार H यहाँ कर लेते हैं। ये COH, ये OH और ये CH3। आपसे पूछेंगे बेटा बताते चलना, बोलना जरा, कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कौन? एटॉमिक नंबर 8। कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कौन? C। पूरे ग्रुप को नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जुड़ा एटम। तो डायरेक्ट जुड़ा एटम कौन? कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 1। ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा ये, तो ये नंबर 1। ये पता चल गया ये सबसे कम, तो ये नंबर 4।
अब डायरेक्ट जुड़ा यहां भी कौन था? कार्बन। यहां भी कौन था? कार्बन। जब डायरेक्ट जुड़ा एटम सेम हो जाए तो उससे जो जुड़ा है उसको देखा जाएगा। जब डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, जब डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, सेम हो गया ना बेटा, तो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कौन? हाइड्रोजन। और यहां कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कौन? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और O में एटॉमिक नंबर ज्यादा, ऑक्सीजन, तो एक के बाद इसको दिया जाएगा 2 और इसको दिया जाएगा 3। नहीं समझ में आया? चलो अब काम खत्म। अब जरा ध्यान देना, ये जो दिख रहा है ये है नहीं। 4 नंबर बताओ, 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर अपनी औकात पे है या औकात पे लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा, कंटा मारना पड़ेगा। 4 आया, 2 पे, 2 गया, 3 पे, 3 गया, 4 पे, ऊपर वाले को टच नहीं करेंगे। क्या बना? देखो H आया इधर, H आया इधर, H आया इधर, H आया इधर, तो COH गया इधर 3 पे, तो COOH गया इधर 3 पे, तो CH3 गया इधर 4 पे, तो ऊपर कौन है? OH। जो दिख रहा था वो नहीं था, वो था कैसा? ऐसा। जो कंपाउंड आप देख रहे थे वो गलत था, देखने का सही तरीका ये है। तो अब नंबर देख लो, ये नंबर 4 था, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 था। तो भैया हमें सिर्फ एक बात बताओ, सिस्टम को सिस्टम को रोटेट कराते जब हैं, सिस्टम को जब रोटेट कराते हैं तो 4 से कोई लेना देना नहीं है। 4 को छुपा लो, छुपा लिया। 1 से 2 से 3 चलो, 1 से 2 से 3 चलो, 4 से कोई मतलब नहीं है, 4 को छुपा लो। सिस्टम को रोटेट कराने में 4 नंबर वाले से, गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो 1 से 2 से 3 चले, 1 से 2 से 3 चले, ये चला कैसा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, आर या एस? एस। नहीं आया? नहीं आया? चलो 2 एग्जाम्पल और बताएंगे, फिर आप निकाल के दिखाओगे, आप निकाल के दिखा दोगे तब कॉपी में लिखवाना शुरू करेंगे। खैर अगला एग्जाम्पल लेना, ये लगा F, ये लगा Cl, ये लगा Br, ये लगा I। भैया 7th में टॉप पे कौन बैठा? F के नीचे, Cl के नीचे, Br के नीचे, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा I, उससे कम Br, उससे कम Cl, सबसे कम F। तो नंबर 1 आयोडीन, नंबर 2 ब्रोमीन, नंबर 3 क्लोरीन, नंबर 4 फ्लोरीन। अब एक बात बताओ, 4 नंबर वाला क्या बॉटम पे है? क्या अपनी औकात पे है? तो अपनी औकात पे है तो औकात पे लाने की जरूरत नहीं है, बस सीधे चलो 1 से 2 से 3। तो भैया 1 से चले 2 और 2 से चले 3, बस 4 से कोई मतलब नहीं है। बोलो क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। आर या एस? एस। चलो एक एग्जाम्पल और लेंगे आखिरी। देखो एक एग्जाम्पल में 4 नंबर वाला यहां दिखा दिया, एक एग्जाम्पल में 4 नंबर वाला यहां दिखा दिया, एक एग्जाम्पल में 4 नंबर वाला यहां दिखा दिया, आखिरी एग्जाम्पल 4 नंबर वाला कहां दिखा दें? टॉप पे। चारों केस खत्म हो जाएंगे, केस खाली एक है, क्या? 4 नंबर वाला अपनी औकात पे होना चाहिए। अपनी औकात पे है तो आंसर सही आएगा, अपनी औकात पे नहीं है तो आंसर सही नहीं आएगा। कुछ पूछ रहे बताना, देखो ध्यान से, कितना एंगल? फिर देखो, अभी रुक जाओ, कितना? फिर कितना? 90 + 90 180। ठीक, अभी ये टॉप पे था, हाँ ना बोल बे? कितना घूमा? 180। क्या नीचे आ गया? ठीक, अभी ये इधर था, बोल बे अभी ये इधर था। ठीक, अभी ये जो था ना इधर, तुम्हारे हिसाब से लेफ्ट, हमारे हिसाब से राइट, कैर जिधर भी था। 180 घुमाने पर, 180 घुमाने पर क्या ये अपनी अपोजिट साइड पे आ गया? ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए कि सबसे गरीब आदमी अभी तो साला
यूपी का चीफ मिनिस्टर था, अगर धोखे से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मतलब ऊपर से भी ऊपर बैठ जाए, तो सिस्टम पूरा गलत आएगा, फिर से उसको उसकी औकात पे वापस लाना पड़ेगा। 4 नंबर वाला यहाँ बैठा तब देखा, यहाँ बैठा तब देखा, यहाँ बैठा, अगर यहाँ बैठ गया तो कंपाउंड को रोटेट कराना पड़ेगा 180 डिग्री में। एनसीईआरटी की लैंग्वेज के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर 4 नंबर वाला सबसे गरीब सबसे टॉप पे बैठ जाए तो आमने सामने वाले एटम अल्टी पल्टी कर दो। अगर ऐसा हो जाए कि 4 नंबर वाला सबसे टॉप पे बैठ जाए तो आमने सामने वाले एटम अल्टी पल्टी कर दो तो अपने आप सही आ जाएगा। मतलब 1 2 3 4, तो ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, बात समझ में आ रही ना। अगर 4 नंबर वाला सबसे ऊपर बैठ जाए कुछ ऐसा, अगला एग्जाम्पल आपको बताएगा, ध्यान देना। मान लो ये H है, ये OH है, ये CH3 है और यहाँ पे लगा NH2। भैया नंबर सिस्टम बोल दे, नंबर के अकॉर्डिंग ये वाला तुम्हारा हो गया, ये वाला हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। अगर 4 वाला सबसे टॉप पे आ गया तो अपनी औकात से बहुत ऊपर आ गया। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आमने सामने वाले एटम अल्टी पल्टी करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से कंपाउंड को 180 डिग्री पे घुमाना पड़ेगा। दोनों ही बातें सेम है। जब 180 पे घुमाओगे तो आमने सामने वाले एटम अपने आप अल्टी पल्टी हो जाएंगे। तो भैया ये जो है आमने सामने वाले पलट दो, OH इधर CH3 इधर, तो जो दिख रहा है वो गलत है। अब जो बना रहे हैं वो सही है। CH3 OH, ये ऊपर ये नीचे, ये H ये NH2, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। तो भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलो क्लॉक या एंटी क्लॉक? फिर से बोलो, R या S? ये हो गया R सिस्टम। चलो एक और निकालते हैं, ध्यान देना। मान लीजिए अपने पास ये कंपाउंड है COOH, CH3, H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे NH2। भैया ये बताओ इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कौन? N। एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 1, सबसे कम हाइड्रोजन, ये नंबर 4। अच्छा हाइड्रोजन ये नंबर 1। अब डायरेक्ट जुड़ा 6, डायरेक्ट जुड़ा 6। जब डायरेक्ट जुड़े एटम सेम हो जाए तो उससे जो डायरेक्ट जुड़ा है उसको देखा जाएगा। तो इससे डायरेक्ट जुड़ा ऑक्सीजन, इससे डायरेक्ट जुड़ा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 16, इसका ज़्यादा इसका कम, तो 1 के बाद ये 2 और ये 3। अच्छा आप बताओ 4 वाला अपनी औकात पे है या नहीं है? लाना पड़ेगा क्या? चलो 4 को लाएंगे 3 पे, 3 को लाएंगे 2 पे, 2 को लाएंगे 4 पे, जो बना वो बना रहे हैं। ध्यान देना, खाली नंबर लिख रहे हैं। 4 आ गया नीचे, 3 चला गया ऊपर, 2 आ गया यहाँ, 1 था यहाँ। 1 से 2 से 3 चलेंगे। सिस्टम को घुमाने में 4 वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 4 को छुपाएंगे, इसकी कोई औकात नहीं, तो 1 से 2 से 3 चल देंगे। बोलो क्लॉक या एंटी क्लॉक? R या S? समझ में आया क्या? नहीं आया? इस लाइन में सबसे पीछे व्हाइट शर्ट आ जाओ बोर्ड पे। हाँ सबसे पीछे बे, हाँ आ जाओ।
नंबरिंग दो CIP के हिसाब से, और नंबरिंग देने के बाद सिस्टम निकालो। आवाज़ किसी की आएगी नहीं, ध्यान रखना। सही है, रुक जाओ मेरे लाल भाई मेरे। ये कार्बन है कायरल, इससे देखो कौन कौन डायरेक्ट जुड़ा है। इससे क्या मतलब है मेरे, ये कायरल कार्बन है, ये वाला ये कायरल कार्बन है। अब यहाँ से देखो, नंबर 4 सही दिया, नंबर 1 सही दिया, नंबर 2, नंबर 3, वेरी गुड, नंबर सही है। अब निकालो, सिस्टम निकालो कौन सा आएगा। R आएगा कि S आएगा। भैया किसी को फ़ोन कर दीजिएगा, चाय और पानी भेज दे, पानी गर्म रखा है, ठंडा पानी दे दे, ठीक है। हाँ मेरे लाल सर ये आप है पक्का। यस कैसे निकाला। सर ये यहाँ से रोटेट होके जा रहा है, ये ऊपर 180 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। हाँ तो यार प्रोजेक्शन नहीं, कैसे निकाला। सर जी ये 4 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वो आ रहा है, ये ठीक है, और ये वाला ये आर है तुम्हारे Yes, साथ, sir. ठीक है। जाओ देखते हैं, बोलो आर है या एस है। आर पक्का। चलो देखो भैया, 4 यहाँ सीधे देखा करो, बस नंबर अगर देख लिया ना। अब जरा ध्यान देना, पेन रोकना, इधर ध्यान देना। 4 अपनी औकात पे आएगा, 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ आएगा, ये बैठा 1, 4 को छुपा लो, 1 से 2 से 3 घुमा लो, क्या घूमा, क्लॉक। आर या एस, आर। समझ में आया ना यार, क्या बात क्लियर है। मतलब कुल मिला के अगर ऐसा है कि यहाँ बैठा 4, इधर देख बे, इधर यहाँ बैठा 4, ठीक। तो 4 को कंटाम मारा, 4 आया यहाँ, जो यहाँ था वो यहाँ, जो यहाँ था वो यहाँ, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो 4 अगर यहाँ था तो इसको कंटाम मारा, 4 आया यहाँ, ये वाला गया यहाँ और ये वाला आया यहाँ। क्या बात समझ में आ रही है। इससे कोई लेना देना नहीं है। 4 नंबर वाला अगर सबसे टॉप पे बैठ गया तो आमने सामने वाले एटम अल्टी पल्टी कर दिए जाएंगे, मतलब 180 डिग्री पे रोटेट करा दिए जाएंगे। चलो एक कंपाउंड की और बात बता रहे हैं, ये पेन किसका है, पकड़ो जरा। देखो भैया, फिर लिखवाना शुरू करेंगे। अगर ये समझा ले गए और उसका दूसरा कार्बन आप निकाल ले गए तो फिर हम लिखवाना शुरू करेंगे। ध्यान देना, जैसे हम लोग के पास ये कंपाउंड है, ये
ये COOH, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये COOH। भैया ध्यान देना, जब कायरल कार्बन 3 हो जाएं, 2 हो जाएं, 4 हो जाएं, अभी कायरल कार्बन कितना था? 1, अभी 1 ही था। 2 होने पे थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन घंटा कोई दिक्कत नहीं, अगर बात इसके पहले वाली क्लियर है तो। बात समझना ध्यान से। अब हम इस वाले कायरल कार्बन की बात करने जा रहे हैं, ध्यान देना, इस वाले कायरल कार्बन की बात करने जा रहे हैं, इस वाले, ठीक, इस वाले कायरल कार्बन की बात करने जा रहे हैं, ये बात करने जा रहे हैं, ध्यान देना। इस कायरल कार्बन के ऊपर क्या लगा है? COOH। स्ट्रक्चर ओपन कर रहे हैं, COOH। इस कायरल कार्बन के इस बॉन्ड पे क्या लगा है? OH। इसके इस तरफ क्या लगा है? H। और इसके इस बॉन्ड पे ये पूरा का पूरा, सही है क्या? तो भैया इस बॉन्ड पे क्या क्या लगा है? ये कार्बन, ये कार्बन, इस वाले बॉन्ड पे, इस वाले बॉन्ड पे, इस वाले बॉन्ड पे, इस वाले बॉन्ड पे, इस वाले बॉन्ड पे ये कार्बन, ये कार्बन, इसके पास क्या? इसके पास H, और क्या? OH, और क्या? COOH। मतलब अब जरा ध्यान देना, हम इस वाले कायरल कार्बन को निकालने जा रहे हैं कि ये R है या S। सुनते जाना, बोलते जाना, डायरेक्ट जुड़ा कौन? OH। मत बोला करो, डायरेक्ट जुड़ा कौन? O का एटॉमिक नंबर 8, डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, डायरेक्ट जुड़ा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे कम हाइड्रोजन। तो ये पता चल गया, ये नंबर 1, ये पता चल गया, ये नंबर 4। 2 और 3 में डाउट है तो सुनना, डायरेक्ट जुड़ा कौन? कार्बन, डायरेक्ट जुड़ा कौन? कार्बन। जब डायरेक्ट जुड़े एटम सेम हो जाएं तो उनसे डायरेक्ट जुड़े एटम के एटॉमिक नंबर जोड़ के देखो। तो भैया डायरेक्ट कार्बन, डायरेक्ट जुड़ा कार्बन सेम हो गया। अब कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा है? 2 ऑक्सीजन। कितने? 2 ऑक्सीजन। कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा 2 ऑक्सीजन, 8 दूनी 16। नीचे कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन। पूरा नहीं देखते हैं। कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा? कार्बन। कार्बन से डायरेक्ट कौन एटम जुड़ा? ऑक्सीजन। O का एटॉमिक नंबर 8, कार्बन का 6, H का 1। भैया 8 6 14, 14 और 1 15। अब बताओ प्रियोरिटी ऊपर को या नीचे को? काम खत्म। यही तो मेन बात थी। तो ऊपर वाला हो गया 2 और नीचे वाला हो गया 3। अब लगा दो कंटाप। कंटाप लगाओगे तो 4, 3 पे 3, 1 पे 1, 4 पे। ऊपर वाले को घंटा टच नहीं करेंगे। 4 आया 3 पे, 3 गया 1 पे, 1 आया यहाँ पे। क्या बना? 4 आ गया इधर, खाली नंबर लिख रहे हैं। 4 आ गया यहाँ, 3 चला गया यहाँ, 1 आ गया यहाँ। ऊपर बैठा कौन? 2। 1 से 2 से 3 चल दो, 4 को छुपा के 1 से 2 से 3 चल दो। क्लॉक या एंटी क्लॉक? फिर से बोलो, क्लॉक या एंटी क्लॉक? R या S? R फॉर्म आ गई इस वाले कायरल कार्बन के अबाउट। अब दूसरे वाले कायरल कार्बन पे देखने जा रहे हैं, ये वाला कायरल कार्बन। हाँ बच्चा, हाँ कोई बोलेगा नहीं, वो बंद रखो। फर्स्ट वाले को रोटेट नहीं करते, हमने कब कहा? हाँ, इसीलिए बोले, जो बोले वही समझो। बोलेंगे कुछ, समझोगे कुछ, लिखोगे कुछ, बताओगे कुछ। भाई मेरे,
हमने बोला जो टॉप पे बैठा है उसको टच नहीं करेंगे, जो सबसे ऊपर बैठा है ऊपर वाले को कोई टच नहीं कर सकता है। तो बेटा ऊपर वाला वो जो कहाँ बैठा हो, यहाँ पे, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 1, अगर धोखे से 4 वाला आ गया तो फिर अल्टी पल्टी कर देंगे, ऊपर वाला एक को नहीं। समझ में आया ना यार? हमने बोला ऊपर वाले को, ऊपर इस समय ऊपर कौन बैठा 2, तो 2 वाले को टच नहीं करेंगे। अगर ऊपर बैठा होगा 3 तो 3 को टच नहीं करेंगे। अगर ऊपर बैठा होगा 1 तो 1 को टच नहीं करेंगे, ऊपर वाले को टच नहीं करना है। क्या समझ में आया? क्या ऊपर वाला कौन है ये समझ में आया क्या? हाँ पकड़ो, ऊपर वाला एक नहीं है बच्चा। तो हाँ अब ध्यान देना, ऊपर वाले को टच नहीं करेंगे, एक को नहीं बोला यार हमने, ऊपर वाले को टच नहीं करेंगे। तो भैया 4 वाले को औकात पे लाएंगे, 4 वाले को औकात पे लाए, ये कंटाप मारा, 4 आया 3 पे, 3 गया 1 पे, 1 आया 4 पे, काम खत्म। तो ये बन गया 1 से 2 से 3। ये कैसा घूमा क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, क्लॉक कैसा आ गया R। अगला देखना भैया, फर्जी बातें दिमाग में मत रखो यार, सिंपल सी बात है कि ऊपर वाले को टच नहीं करेंगे, चाहे ऊपर 2 नंबर बैठा हो, चाहे 3 बैठा हो, चाहे 1 बैठा हो। लोचा कब होगा? जब ऊपर बैठेगा 4। खैर ये वाला देखते हैं जरा, ये वाला कार्बन। अब ध्यान देना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इस कार्बन के अबाउट बना रहे बेटा, इस कार्बन के अबाउट बना रहे। इधर लगा H, ये लगा, इधर लगा OH, ये लगा, इधर लगा COH, ये लगा, और इस वाले बॉन्ड पे देखो देखो, अब की बार ये वाला बॉन्ड निकालने बेटा, अभी वो वाला कायरल कार्बन निकाला था, अब ये वाला निकालने कायरल कार्बन, ये वाला, ये कार्बन ये कार्बन, इधर H इधर H, इधर OH इधर OH, इधर COH इधर COH, इस बॉन्ड पे ये पूरा का पूरा, इस पूरे को अब हम साथ में जोड़ के लिख दे रहे हैं। यहाँ अलग अलग इसलिए लिखा था क्योंकि हमें नंबरिंग देनी थी, डायरेक्ट जुड़े एटम दिखाने थे। अब तो वो पता चल गया कि ये 3 रहेगा, वो 2 रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CHOH COH। क्या लिख सकते हैं बेटा? CHOH COH। तो यहाँ पे क्या लगा इस वाले बॉन्ड पे? CHOH COH, CHOH COOH। अब ध्यान दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 3। बताओ 4 नंबर वाला अपनी औकात पे है या औकात पे लाना पड़ेगा? 4 आया 2 पे, 2 आया 1 पे, 1 गया 4 पे, ऊपर वाले को टच नहीं करेंगे। तो भैया अब बना दे रहे हैं, ये आया 2 ऊपर, ये आया 4 नीचे, ये गया 2 ऊपर, ये आया 1 इधर, ऊपर बैठा 3 नंबर, 1 से 2 से 3 चलो, 4 को छुपा के, 4 से कोई मतलब नहीं। अब चलो 1 से 2 से 3, बोलो क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक। R या S? R। नहीं आया, नहीं आया भैया। 4 वाला सिस्टम रोटेट कराने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 4 को छुपाया, 1 से 2 से 3 चले, तो 1 से 2 से 3 चले, तो कैसा चलना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब कैसा सिस्टम? R। तो ये भी R, वो भी R। इस कंपाउंड के अंदर दोनों कायरल कार्बन के अबाउट कैसा सिस्टम है? R सिस्टम। कैसा सिस्टम है? R सिस्टम। अपनी अपनी कॉपी में आंसर निकाल के दिखाओ। एक कंपाउंड बना रहे हैं, आंसर कोई बोलेगा नहीं, कॉपी देखेंगे।
H और D में प्रियोरिटी D को देंगे, क्योंकि D का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है। हाँ भैया, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि अब आपको
सीधे दिखने लगा होगा कि 4 कहाँ, 3 कहाँ, 2 कहाँ, 1 कहाँ, ठीक। तो सीधे 4 को उसकी औकात पे लाए, 4 को लाए 2 पे, 2 को लाए 3 पे, 3 को लाए 4 पे, ऊपर वाले को टच नहीं करेंगे। तो 4 आ गया अपनी औकात पे, 2 चला गया यहाँ पे, 3 आ गया यहाँ पे और 1 बैठा यहाँ पे। तो अब 1 से 2 से 3 रोटेट करा दो, 4 वाले को छुपा दो, 4 को छुपाया तो 1 से 2 से 3 घुमा दो, 4 को छुपा दो तो 1 से 2 से 3 घुमा दो। बोलो क्लॉक की एंटी क्लॉक, हाँ एंटी क्लॉक, ठीक है। एंटी क्लॉक तो सिस्टम कैसा हो गया, एस। और ये जैसा था ये वैसा नहीं है, एक्चुअल में ये ऐसा दिखेगा। मतलब ये सही कंपाउंड लिखने का तरीका इसका ये होगा कि यहाँ पे H होगा और यहाँ पे NH2 होगा और यहाँ पे D होगा और ऊपर OH होगा। ये तरीका, ये कंपाउंड लिखने का सही तरीका माना जाएगा। 4 को छुपा के 1 से 4 को छुपा के 1 से 2 से 3 चल दिया जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 1, ये 2, ये 3, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ से बनेगा 1, 2 और ये 3। 4 से मतलब नहीं है, 1, 2, 3, तो ये एंटी क्लॉक। और कौन सी फॉर्म हो जाएगी, एस फॉर्म। क्या आर और एस सिस्टम निकाल पाओगे? 99% नहीं, क्या 100% निकल जाएगा? चलो हम एक फॉर्म लिख रहे हैं, 3 सेकंड में बताओ बिना पेन चलाए, आर है कि एस है। 3 सेकंड के अंदर हम नंबरिंग देके हम बता रहे हैं, नंबरिंग हम दे रहे हैं, उसकी टेंशन मत लो। तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो, हैं? तो बताओ तुम्हारी शादी के बाद तुम बर्बाद होगे कि नहीं होगे? 100% बर्बाद होगा। ये 4, ये 3, अपना भविष्य हमसे पूछो, ये 2 और ये 1। देखो देख के बताओ, आर या एस? आर या एस? पक्का? 4 जहां दिख रहा है वहीं पे है? नहीं, 4 है 1 पे, 1 है 3 पे, 3 है 4 पे, ऊपर बैठा 2 है, 1 से 2 से 3 घुमा दो, 1 से 2 से 3 घुमा दो, क्या हुआ, आर की एस, एस। समझ में आ गया ना भैया? पक्की बात है। सिस्टम को रोटेट कराने में कभी भी 4 को देखा नहीं जाएगा। जब सिस्टम को घुमाएंगे तो 4 को छुपा देंगे, 1 से 2 से 3 चलेंगे। क्लॉक चल रहा है तो आर मानेंगे, एंटी क्लॉक चल रहा है तो एस माना जाएगा। हेडिंग डालिएगा, आर एंड एस सिस्टम। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, आर एंड एस सिस्टम। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, R and S system। लिख लिया भैया? पॉइंट नंबर 1, CIP के अकॉर्डिंग C.I.P, जैसे वहां पे लिखा था Z और E में, CIP का मतलब बेटा होता है वही तीनों साइंटिस्ट का नाम जो बताया था आपको। CIP का मतलब तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो CIP के अकॉर्डिंग, CIP के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट में लिखो एटॉमिक नंबर ब्रैकेट बंद, CIP के अकॉर्डिंग C.I.P, CIP के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर, प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कायरल कार्बन से जो एटम डायरेक्ट जुड़ा है, कायरल एटम से, कायरल कार्बन से एटम से कुछ भी लिख लो, दोनों बातें सही हैं।
कायरल कार्बन से जो भी एटम डायरेक्ट जुड़ा है जो एटम डायरेक्ट जुड़ा है उनमें जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उनमें जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको एक नंबर देते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको एक नंबर देते हैं। उससे कम एटॉमिक नंबर वाले को 2 नंबर, उससे कम एटॉमिक नंबर वाले को 2 नंबर, उससे कम एटॉमिक नंबर वाले को 3 नंबर, उससे कम एटॉमिक नंबर वाले को 3 नंबर, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है उसको 4 नंबर दिया जाता है। लिया? अगर डायरेक्ट जुड़े एटम अगर डायरेक्ट जुड़े एटम सेम हो जाए, अगर डायरेक्ट जुड़े एटम सेम हो जाएं, तो उनसे जो एटम डायरेक्ट जुड़े हैं तो उनसे जो एटम डायरेक्ट जुड़े हैं उनके एटॉमिक नंबर को जोड़कर उनके एटॉमिक नंबर को जोड़कर चेक किया जाता है। उनके एटॉमिक नंबर को जोड़कर चेक किया जाता है। जिसका जोड़ ज़्यादा आता है, जिसका जोड़ ज़्यादा आता है उसको कम नंबर दिया जाता है। जिसका जोड़ ज़्यादा आता है उसको कम नंबर मार्क डालेंगे। अभी जिसका जोड़ ज़्यादा आया उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको नंबर कम दिया जाता है। पागल लड़की, उसको नंबर कम दिया जाता है। अच्छा ये बताओ, 1 2 3 4 में कम कौन है? 1 ना। तो 1 नंबर किसको दे रहे हो? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा या कम? ज़्यादा। तो जोड़ ज़्यादा आता है तो उसको कम नंबर करी। कम क्यों? उसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा। अरे बेटा उसको ज़्यादा ही मान रहे हैं प्रियोरिटी में, चिंता मत करो। क्या नोट कर लिया? ठीक है। अब अगला पॉइंट बोले, अगर 4 नंबर वाला एटम अगर 4 नंबर वाला एटम सबसे नीचे नहीं है
अगर 4 नंबर वाला एटम सबसे नीचे नहीं है तो उसको पहले सबसे नीचे लाएंगे, तब सिस्टम चेक करेंगे। अगर 4 नंबर वाला सबसे नीचे नहीं है तो उसको पहले सबसे नीचे लाएंगे, उसके बाद सिस्टम चेक करेंगे। नोट कर लिया ना भैया? सबसे नीचे लाने का, इधर देखो, इधर देखो, अब पेन छोड़ दो, इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 इधर, सबसे नीचे लाने का तरीका लिखना नहीं है, वो दिमाग में है कि यार ऐसा है, 4 नंबर वाला यहाँ है तो कंटाम मारा, 4 यहाँ, ये यहाँ, ऊपर वाले को टच नहीं करेंगे। 4 वाला सबसे ऊपर आ गया तो आमने सामने वाले एटम अल्टी पल्टी कर देंगे, ये वाला इधर, ये वाला इधर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। सारे एग्जाम्पल लाइन से लिखना शुरू करो। आज की बातें यहीं तक, अपन मिलेंगे कल, लेकिन एक एक एग्जाम्पल लिखने के बाद, एक एक एग्जाम्पल लिखने के बाद उठना, क्योंकि सारे एग्जाम्पल कॉपी में चेक करेंगे, तोड़ेंगे ढंग से, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, महा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 पन्ना पलटेगा, एग्जाम्पल नंबर 2 पन्ना पलटेगा, एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 1 से नोट करना शुरू करो, पन्ना पलटते रहना। ठीक है भैया?